प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात। कहा, मीरवाइज उमर फारूक को 4 साल तक नजरबंद रखना सरासर गलत। बुखारी ने मीरवाइज उमर फारूक को नमाज पढ़ाने के फैसले का किया स्वागत। अल्ताफ बुखारी ने गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा का जताया आभार। डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर द्वारा शांति यात्रा को दीवान बाग हाई स्कूल में हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। इसका उद्देश्य शांति यात्रा का आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना बताया। जेएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा की मौजूदगी में जानीपुर में 60 लाख रुपए की लागत से शुरू करवाया गया नाले का काम और लोगों ने किया मेयर का शुक्रिया अदा। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक को 4 साल तक नजरबंद नहीं रखना चाहिए था। ये सरासर गलत है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। गवर्नमेंट की तरफ से इस कदम का हम खैर मकदम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। इतनी देर घर में उनको बंद रखा नहीं जाना चाहिए था। 2019 में हम में से कई या तो अपने घरों में बंद थे या घरों से बाहर लेके हमें कहीं रखा गया था। एक एक करके ज़्यादातर हम में से वो हैं जिन्होंने अदालत के दरवाज़े खटखटाए और अदालत के ज़रिए हम बाहर आए। इस बार भी हुकूमत ने मीरवाइज साहब पे कोई एहसान नहीं किया। 4 साल के अरसे के बाद जब वो हाई कोर्ट गए अपनी रिहाई के लिए, हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पे। सबसे बड़ा कदम जनाब, लोगों को अपनी हुकूमत दे दीजिए, चाहे वो जो भी हो। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि आशा की जाती है कि मीरवाइज एक बेहतर और शांतिपूर्ण कल के लिए समाज को सकारात्मक तरीके से आकार देने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और कहा कि अमन और शांति की बहाली ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि वे निरंतर नमाज की अदायगी चाहते हैं जिसका सिलसिला कभी भी बंद ना हो। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मीरवाइज साहब का जो इंस्टीट्यूशन है, एक तो रिलीजियस तो है ही है, लेकिन इसके एक सोसाइटल कनोटेशंस हैं, समाजी इसके कनोटेशंस हैं कि उनको जो है छोड़ दे। और ये जो मीरवाइज साहब को है पिछले 30 साल से अक्सर इंटरप्ट किया गया है। अक्सर हमने देखा है कि जो फ्रीक्वेंसी थी जुमा की नमाज की स्पेशली या कोई बड़ा दिन होता था, अक्सर जो है जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको नजरबंद किया और ये तो सबसे बड़ा पीरियड था 4 साल का। तो अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ और जो जामा मस्जिद है वहाँ अनइंटरप्टेड जो है नमाज चले और इसको फिर कभी बंद न किया जाए। ऑफ कोर्स आई मीन टू से जब आप रिजॉल्व करते हैं 2 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, एक वायलेंस होती है और एक नॉन वायलेंस होती है। नॉन वायलेंट मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन में डायलॉग ही आएगा, चाहे आपका कुछ भी आपको एंड पर डायलॉग से ही रिजॉल्व करना है और बहरहाल ये उनका व्यू पॉइंट है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने मीरवाइज उमर फारूक को ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करने की अनुमति देने के फैसले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने आशा करते हुए कहा कि मीरवाइज एक बेहतर और शांतिपूर्ण कल के लिए समाज को सकारात्मक तरीके से आकार देने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और कहा कि अमन और शांति की बहाली ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं। जुम्मा का दिन है, वैसे ही जुम्मा हमें बड़ा अजीम दिन माना जाता है हफ्ते के दिनों में से। वो अच्छी न्यूज़ सुबह सुबह आई है। मीरवाइज साहब आज जुम्मा के प्रेयर्स को लीड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो अल्लाह का ही शुक्र किया जाता है। दूसरा, आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड थैंक्स टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको भी कि उन्होंने कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, देर से ही किया लेकिन सही डिसीजन है। मुझे उम्मीद है मीरवाइज साहब के जो शायकीन हैं
जो एक अरसे से, लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके कहे हुए शब्द सुने, आज उनका वो ख्वाब भी पूरा होगा और आने वाले दिनों में हम सब का भी ख्वाब पूरा होगा। हम भी सुनेंगे किसी दिन जाके, आज तो नहीं जाएंगे वहाँ सुनने के लिए। जो अमन की फ़िज़ा यहाँ कायम हुई है, मुझे उम्मीद है कि मीरवाइज साहब उसको बढ़ावा देने में अपना एक रोल करेंगे और लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। अल्ताफ़ साहब, आपने भी काफ़ी कोशिश की थी, मतलब अपने लेवल पे। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारा तो काम है हर एक के लिए। अपनी पार्टी का वजूद ही इसलिए आया 2020 में ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात का उजाला करें और जम्मू कश्मीर के लोगों को सच्चाई से बाखबर करें। बहुत कड़वी बातें सुनी, बहुत तीखी बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज लोग समझते हैं अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी सच कहती थी और वही सच है। कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को उनकी 4 साल की नजरबंदी से मुक्त कर दिया गया है और वे 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार आज ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज को संबोधित करेंगे। मीरवाइज ने यह भी बताया कि उन्हें 4 साल की लंबी नजरबंदी से रिहाई के बारे में सूचित कर दिया गया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि वे जामिया मस्जिद में शुक्रवार की सभा को संबोधित करने के लिए अपना निगीन निवास छोड़ सकते हैं। 4 साल बाद नजरबंदी से रिहा होने के बाद अपना पहला उपदेश देते हुए मीरवाइज ने कहा कि उनके पिता की मृत्यु के बाद नजरबंदी के 4 साल उनके जीवन का सबसे खराब समय था। इस अवसर पर उन्होंने सभी राजनीतिक कैदियों, पत्रकारों, वकीलों, नागरिक समाज के सदस्यों और युवाओं को भी रिहा करने की मांग की। अपने घर में नजरबंद कर दिया गया और घर से आज तक इंतजामिया ने मुझे घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई, जिसकी वजह से मैं अपनी मनसबी से मिला गया। बस मीरवाइज न सिर्फ अपना अदा कर सका बल्कि मेरे हकूक भी, इंसानी हकूक भी ताकत के बल पर सख्त कर दिए। इसके बावजूद कि तमाम तबकाए ने मुतालबा किया, बार-बार मुतालबा किया कि मुझे रिहा किया जाए, फिर आखिर जब मजबूरन हमें अदलिया मामला पहुंचाना पड़ा तो कल बरोज़ जुमेरात पुलिस के सीनियर एहलकार मुझसे मिलने आए और मुतल्ला किया कि इंतजामिया ने आपकी नजरबंदी खत्म करने का फैसला किया है और आपको रिहा किया जा रहा है और कल आपको जामिया मस्जिद जाने की इजाजत दी जाएगी। अनंतनाग के डाक बंगला में भाजपा के वरिष्ठ नेता एम सदीक खान द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीरवाइज उमर फारूक को कभी भी नजरबंद नहीं किया गया था और उनकी सुरक्षा को ध्यान में हमेशा रखा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करने की अनुमति देने के फैसले के लिए सभी को इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने इससे संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। मोहतरम मौलवी उमर फारूक साहब कभी हाउस अरेस्ट नहीं थे। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक अप्रहेंशन था, तो उसको लेकर उसको हम हाउस अरेस्ट तो नहीं कर सकते ना। जैसे आप हाउस डिटेंशन बिकॉज ऑफ हिज सिक्योरिटी। जैसे मैं आपका एक भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर कायद हूं और यहां पर हमें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन बाहर निकलने की इजाजत मिलती है, तो उसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँगा कि हम हाउस अरेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मीरवाइज कश्मीर, उनके फादर मिलिटेंट जो है सरगर्म थे उन दिनों, तो उनको जो है शहीद किया गया। तो उसको देखते हुए,
क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े आलिम हैं, तो सरकार ने उनको कभी बंद नहीं रखा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को एब्रोगेट किया, तो उस वक्त मीरवाइज साहब जो है वो ऑफ कोर्स वो देश के खिलाफ एक तहरीक चलाते थे, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहा करते थे वो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 को उस हुर्रियत को जो है डिसबैंड किया, उन पर बैन लगाई, उनको इलीगल करार दिया कि अपने देश में रहते हुए अपने देश के खिलाफ कोई तहरीक चलाए। उसको यहाँ की रीजनल जो सरकारें चलती थी बाय द सपोर्ट ऑफ यहाँ की रीजनल पार्टीज चलाती थी, तो उनको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी कायदीन थे उनको जबरदस्त बेतहाशा सिक्योरिटी कवर मिला करता था। लेकिन उस वक्त 5 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन एकदम चेंज हो गई और आज के डेट में हालात यहां पहुंचे। आज बिल्कुल यहां पीस है, आज यहां अमन है। तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने सोचा, और जो है यहाँ की जो एजेंसीज है उन्होंने ये सोचा कि बिल्कुल आप उनका वो नमाज पढ़ा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। तो पहले भी उनकी पाबंदी नहीं थी, लेकिन आज अगर वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो इसमें इसको हमें खुश आइंद करना चाहिए, सबको मिलकर सामने आना चाहिए। जितने भी हुर्रियत के नेता रहे हैं उनको सामने आकर जम्मू कश्मीर की सलामती को सरकार का हाथ बटाना चाहिए। जेके अवामी तहरीक के महासचिव नदीम शफी ने शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करने पर मीरवाइज की रिहाई का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें रिहा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एलजी को धन्यवाद दिया। और इस दौरान उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर एसएसपी श्रीनगर राकेश भलवाल का भी शुक्रिया अदा करते हुए उनका आभार प्रकट किया। जामिया मस्जिद में आज उन्होंने नमाज अदा की और लोग बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। हम पहले से हमारी ये डिमांड थी कि मीरवाइज को रिलीज़ किया जाए, तो आज उनको रिलीज़ किया गया। लोग भी बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं। आज मीरवाइज साहब को हमने जामिया मस्जिद में देखा, वो आज इमोशनल भी बहुत हो गए, लोग भी बहुत इमोशनल हो गए। और जैसे कि आज हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रखी और ख़ुद हमारे एसएसपी साहब वहाँ पर मौजूद थे, आज प्रेजेंट थे तब तक जब तक नमाज ख़त्म ना हुई। हम साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सराहना देते हैं और उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने भी आज बहुत अच्छा काम अंजाम दिया वहाँ पे। और बहुत से लोग थे वहाँ पर, आप देखिए कितने लोग वहाँ पर जमा हुए थे मीरवाइज को देखने के लिए। तो साथ ही साथ आज हम बड़े खुश हैं और हम अब चाहते हैं कि मीरवाइज साहब अब ऐसी जैसे आज वो जुमा नमाज पढ़ाने आए वहाँ पर, बाकी जुमाओं पे भी वही प्रेजेंट हो। बारामूला के उपायुक्त डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने आज हाई स्कूल दीवान बाग से शांति मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की 153वीं जयंती को गांधी महोत्सव के रूप में मनाया जाने के मद्देनजर आयोजित किया गया। इस अवसर पर डीसी ने कहा कि शांति यात्रा का उद्देश्य छात्रों के बीच शांति और भाईचारे के संबंध में महात्मा गांधी की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना है, जो समय की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों में हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में जागरूकता भी पैदा करेगा। इस मौके पर उन्होंने गांधी महोत्सव कार्यक्रम के तहत शांति यात्रा के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग की भी सराहना की। बच्चे, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फ्लैग ऑफ जो कर रहे हैं शांति यात्रा बारामूला में, ये एक ऐसी यात्रा है जो हम पिछले 1-2 सालों से निकालते आ रहे हैं और स्पेशली ये कल्मिनेट होती है गांधी जयंती, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसमें जो गांधी जी का मैसेज है, पीस का, नॉन वायलेंस का, ब्रदरहुड का, मुझे लगता है आज के हमारे समाज को और हमारी कम्युनिटीज़ को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, किसी भी तरह की जो डेवलपमेंट हम कहते हैं किसी कंट्री की, वो तभी हो सकती है अगर वहाँ पे पीस हो, ब्रदरहुड हो और लोग जो हैं वो आपस में भाईचारे के साथ रहें। गांधी जी का यही मैसेज था। इनफैक्ट वो हमेशा कहते थे कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज। उन्होंने जो भी चीज़ें सोची उनको करके दिखाया, चाहे वो अपनी एकेडमिक लाइफ हो, चाहे अपने एडवोकेट वाली लाइफ हो, फ्रीडम स्ट्रगल वाली लाइफ हो, अपनी पर्सनल लाइफ हो, हर एक शोबे में उन्होंने ये मुजाहिरा करके दिखाया कि आप जो समझते हैं और जो चेंज लाना चाहते हैं दुनिया में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अंदर चेंज लाएं। दूसरों को चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुद पे वो चीज़ अमलाना, और अगर आप चाहते हैं कि
सफाई रहे, आप चाहते हैं कि अमन रहे, शांति रहे, ये सब चीज़ें आपको अपने आप से, अपने घर से स्टार्ट। जवाहर नगर से लेकर आर्मी गेट तक 60 लाख रुपए की लागत से नाले के निर्माण का काम शुरू करवाया गया। इस मौके पर जेएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा सहित अन्य वार्डों के सदस्य भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में यह कार्य किया गया। इस दौरान उन्होंने यहां के सभी वार्डों के सदस्यों और यहां के स्थानीय निवासियों की भी सराहना की। चलो जी, बड़ा शुक्रिया है। ये जवाहर नगर से लेकर जो ऊपर आर्मी की वॉल है वहाँ से लेकर नीचे टाली मोड़ तक ये पूरे नाले का निर्माण होगा। ये कोई 60 लाख रुपए की लागत से ये निर्माण होने जा रहा है। वार्ड नंबर 16 में लेन ड्रेन्स का काम, नाले का काम, पार्क, दो पार्क बने हैं। मेन रोड पे फुटपाथ और डीप ड्रेन का काम हुआ है। 1 नंबर से लेकर 21 नंबर तक ऑलमोस्ट हर लेन नई बनाई गई है। और सीवरेज का काम 7 किलोमीटर सीवरेज की पाइप डाल के काम किया गया है। कम्युनिटी हॉल बनाया गया है, वॉशरूम बनाए गए हैं और साथ में स्कूल में 30 लाख की बिल्डिंग बनाई गई है। ये सारे काम मात्र 5 साल में हुए हैं यहाँ। और ये सबसे प्रशंसनीय बात ये है कि यहाँ के वार्ड के वासियों ने बहुत सहयोग किया और जो हमारी टीम थी 10 लोगों की, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया है। और इसमें 518 स्ट्रीट लाइट्स, आप देखेंगे 5 साल में कितना यहाँ परिवर्तन आया है। और इसी प्रकार से आगे काम होते रहेंगे। और मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने 5 साल तक पूरा सहयोग किया और खुद से भी पैसे लगाकर गलियों का निर्माण करवाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पीपी मोड पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसके हिसाब से भी यहाँ काम हुए, इसलिए यहाँ काम काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। और आज ये सभी लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। ये जो नाला है काफ़ी पुराना नाला है, एक 40 साल पुराना नाला है। अब इसका भी निर्माण होगा। इसके अलावा अब कोई यहाँ काम बचा नहीं है काम करने के लिए। और नेक्स्ट 10 ईयर जिसको भी मिलेगा और उसमें सिर्फ ड्रेन्स का काम अगर इस पूरे वार्ड में हो तो मुझे लगता है कि पूरा वार्ड एकदम से साफ़ और स्वच्छ हो जाएगा। और ये जो डेवलपमेंट है ये मोदी जी के विजन के कारण आई है, जिन्होंने कहा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम ग्रास रूट लेवल पे आएंगे, लाएंगे। और आज उसका असर दिख रहा है और लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान दिखा। क्लस्टर हेड मिडिल स्कूल बाजीपथरी वाताकुलू में एक मेघा कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीईओ बड़गाम MTR रोमाना काजी, ZDO चारी शरीफ अब्दुल मजीद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर पैरिश साहिब प्रिंसिपल H हल्का वाताकुलू और हल्का लादेन के PRI सदस्यों का एक बड़ा प्रतिनिधित्व शामिल रहा। क्लस्टर के सभी सदस्य स्कूलों ने कार्यक्रम में भाग लिया और कश्मीरी के बारे में संस्कृति कार्यक्रम गोजरी और फरी छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए। जब हमारे जो हमारी कम्युनिटी मेंबर्स है इसमें साथ है, चाहे वो PRIs हैं, चाहे वालिदैन हैं, चाहे यहाँ के ज़ीशूर लोग हैं, तो आज के प्रोग्राम के हवाले से हम बहुत खुश हैं कि क्योंकि इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है और ये प्रोग्राम बहुत ही सासतपुरा है। और ख़ास बात इस प्रोग्राम की है कि हमारी जो CO साहब है वो उसने भी यहाँ तशरीफ़ लाया है, क्योंकि ये जो इलाका है ये फार फ्लंग एरिया में आता है और यहाँ अक्सर लोग जो है वो ज़मींदारी और इस बागबानी में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। तो उन तक ये बात ज़रूरी पहुँचानी थी कि आपका क्या रोल बनता है स्कूल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। और इस इलाके में जो हमारी सबसे जो प्रॉब्लम रहती है कि अक्सर यहाँ के बच्चे स्कूलों से गैर हाजिर रहते हैं। तो उस पर आज हमने हमारी CO साहिबा ने भी इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया है और हमने भी इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल लाइए। और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन के हवाले से क्या करते हैं, चाहे वो वर्दी के हवाले से, चाहे MDM के हवाले से, वो बात भी हमने इन तक पहुँचाई है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट इदारों से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप सरकारी स्कूल में ये लाइए है। यही आज के प्रोग्राम का मुद्दा मकसद है और हम समझता हूँ कि इस प्रोग्राम का हमें अच्छा नतीजा निकलेगा। शुक्रिया। साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली के कश्मीरी सलाहकार बोर्ड द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नदीहाल बांदीपुरा में कश्मीरी कविता और गद्य पर आधारित ग्रामलोक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
समारोह की अध्यक्षता प्रख्यात कश्मीरी कवि, लेखक और शिक्षाविद प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। इस मौके पर हायर सेकेंडरी स्कूल बांदीपुरा के प्रिंसिपल मोहम्मद हुसैन मगरे सहित अदब सोनावारी मंडल के उपाध्यक्ष शेख गुलाम मोहम्मद भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में कश्मीरी सलाहकार बोर्ड के सदस्य माजिद मजाजी ने कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत किया। जिन तक कोई माइक नहीं पहुंचता है, जिन तक कोई स्टेज फराहम नहीं होता है, और उनको स्टेज फराहम करना साहित्य अकादमी ने अपना मकसद बनाया है। साहित्य अकादमी आजकल मुख्तलिफ़ इलाकों में तकरीबात का इनेकाद कर रही है। आप देख रहे हैं कि कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में हर रोज़ साहित्य अकादमी की कोई ना कोई तकरीब होती है। और कल ही हमने श्रीनगर में एक 2 रोज़ा एक बहुत बड़े सेमिनार का आगाज़ किया, वो आज भी जारी था वहाँ पर, और यहाँ पर हमने आज ही बांडीपुरा में ये इस तकरीब का इनेकाद किया, और ये तकरीबें इंशाअल्लाह रहमान आइंदा भी जारी रहेंगी। इस प्रोग्राम की सदारत आज यहाँ पर हमारी वादी के बहुत ही नामवर और मुअत्तबर अदीब प्रोफेसर इस्माइल आशना साहब ने की, और उनके साथ यहाँ पर हमारी एक अहम अंजुमन जो यहाँ पर है, अदबी अंजुमन हल्के अदब सोनावारी के नायब सदर शेख गुलाम मोहम्मद साहब भी उनके साथ रहे। और इनके अलावा यहाँ पर बाकी जो हजरात जिन्होंने यहाँ पर अपना कलाम पढ़ा है, कुछ गुमनाम शायर थे, कुछ नामी शायर थे, उनमें जो मुख्तलिफ इलाकों में दूर दराज गाँवों में रहते हैं, उनको हमने आज के इस प्रोग्राम में बुलाया था। आरएसपुरा के सीमावर्ती कुछ गांवों में धान की फसल पर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को जिला कृषि अधिकारी जम्मू विनोद कुमार कुंडल ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर इस फसल रोग के बारे में जानकारी हासिल की और किसानों से इस बीमारी पर रोक लगाने संबंधी जागरूक किया। इस मौके पर उनके साथ उप जिला कृषि अधिकारी अश्विनी शर्मा सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कृषि अधिकारी जम्मू विनोद कुमार कुंडल ने सीमावर्ती गाँव घरानी, चकरोई, हरिपुर के साथ साथ क्षेत्र के अन्य सीमावर्ती गाँव का दौरा कर फसल रोग के बारे में जानकारी हासिल की। पूरा का हमारा कुछ एक एरिया है जहाँ पे थोड़ी बहुत हमें ये डिजीज़ जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जिसे बोलते हैं हम लोग, उस एरिया से हमें रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे थोड़ा सा अटैक हो रखा है। हमारे एसडीओ साहब, हमारे एईओ साहब, हमारे एसएमएस साहब ये आए थे, चेक करके गए थे। इन्होंने रिपोर्ट फर्दर मुझे की थी कि सर आप भी आएँ और थोड़ा सा एरिया को नज़र मारें, देखें आकर के कि कितना नुकसान हो सकता है। देखा है हमने, नुकसान तो है। डिजीज़ जो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है, ये नामुराद बीमारी लग गई इस वक्त। हालांकि इस वक्त की लगती नहीं है, टाइम नहीं इसका लगने का, लेकिन मौसम ऐसा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो तो इसका प्रकोप जो है बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं कि जैसे मौसम खुलेगा ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, स्प्रे भी करवाते हैं, और जैसे धूप शूप आएगी ये काफ़ी हद तक जो है रिकवर हो जाएगी। नुकसान का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नुकसान ज़्यादा होना नहीं चाहिए। जिस स्टेज पे इस वक्त क्रॉप है कुछ ज़्यादा नुकसान इसका होना नहीं चाहिए। फिर भी फसल बीमा योजना वालों को भी हम इतला करेंगे कि वो भी आएँ, आकर के सर्वे करें, उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, हमारी रिपोर्ट भी चली जाएगी। फार्मर को किसी तरह का नुकसान जो है वो हम नहीं होने देंगे। क्या बचाव है इसका? बचाव के लिए एक तो जो केमिकल स्प्रे है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंजीसाइड का, और उसके साथ या तो मैंगोजेब या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का मिक्स करके वो स्प्रे किया जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस स्टेज पे इस वक्त क्रॉप है हमारी, इस स्टेज पे अगर स्प्रे को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा मौसम खुल जाए तो मुझे लगता है ये अटैक काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगा। पर फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर हम इस पर थोड़ा बहुत स्प्रे जो है वो एक रीजनेबल लिमिट में स्प्रे जो है इसकी कर सकते हैं, उसमें कोई इतराज़ नहीं। आरएसपुरा क्षेत्र में सर कितनी % फसल जो है इसके प्रभावित हुई है? मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि जितनी सारी रिपोर्ट हमें मिली इसी विलेज की रिपोर्ट थी। ग्रानी विलेज जो है इसी विलेज की रिपोर्ट थी कि वहाँ पे अटैक हुआ है। बाकी जितना एरिया मैं देख के आया हूँ मुझे कहीं पे इसका अटैक जो नज़र नहीं आया। किसानों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसानों की बेहतरी के लिए डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ईद मिलादुल नबी को लेकर नगर पालिका परिषद बारामूला द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जल शक्ति विभाग, पुलिस, खाद्य सामाजिक आपूर्ति और सीए विभाग, आरएनबी विभाग, एमसी बारामूला, विभिन्न तीर्थ स्थलों के समिति सदस्य और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने सभी तैयारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उसी सिलसिले में आज मैंने जो यहाँ मीटिंग बुलाई थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, उसमें हमारे पुलिस के एहलकार,
हमारे एग्जन जो हमारे PHE थे, PDD थे, या हमारे STD के एग्जन्स थे, हमारे जो यहाँ वर्किंग कमेटीज़ 2 ज़ियारतों के दरगाह या बारामुल्ला और यहाँ जांबाज सखी जांबाज वली ज़ियारत के जो हमारे यहाँ लोग थे, और मुद्दा और मकसद ये था कि इस मीटिंग में बुलाने का कि हम यहाँ बैठ के हम इस जो प्लान यहाँ बारामुल्ला टाउन में जो प्रोसेशन जो निकलता है ईद मिलाद जुलूस की सूरत में जो दरगाह आलिया में इख्तिताम पजीर होता है, वो खानपुरा ज़ियारत जो जांबाज वली है वहाँ से 12 रबीउल अव्वल ईद मिलाद के दिन निकल के उसके बाद जो और रात भर शब खानी जो दरगाह आलिया में होती है, और ईद मिलाद के मौके पे यहाँ तबरुकातों की निशानदेही की जाती है। तो उसी सिलसिले में ये जो हमने आज उनकी अरेंजमेंट के सिलसिले में हमने जो यहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी थी, तो मुद्दा और मकसद ये था कि हम आज के इस ईद मिलाद के मौके पे जो कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कतें अगर है, उन दिक्कतों को कैसे जॉइंटली दूर करके इन्हीं चीज़ों को यहाँ हमने आज डिस्कस किया। MD डॉक्टर प्रीति भगत ने शुक्रवार को अपनी किस्म की पहली एडवांस्ड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी की शुरुआत की। अपने संबोधन में डॉक्टर प्रीति भगत ने कहा कि इससे पहले सुचेतगढ़ के कस्बे दबलहड़ में एक उन्नत डायग्नोस्टिक परीक्षण केंद्र नहीं था, जिसके चलते अधिकतर लोग मरीजों को स्वास्थ्य की जांच के लिए अपने सैंपल जम्मू भेजते थे और जिसकी रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पाती थी, और इससे मरीज के स्वास्थ्य का उपचार समय पर न होने से उनके जीवन को खतरे में डाले जाने की चिंता रहती थी। लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मरीजों के मेडिकल परीक्षण के लिए मेडिकल लैब की शुरुआत की गई। इस लैब में अनुभवी मेडिकल टीम तैनात रहेगी। अब रोगियों के रोग के नमूनों की जांच प्रतिदिन सुबह शाम हो सकेगी। हमने जेनेक्स डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी जो दबलहड़ में इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, अभी थोड़ी देर पहले की है अपने साथियों के साथ मिलकर, और यहाँ पर हमने 2 लैब टेक्नीशियंस हाईली क्वालिफाइड विथ फुली ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रहेगी, ऑल डेज, हफ्ते के सारे दिन। और यहाँ मेनली क्या था, आसपास में जितने भी कलेक्शन सेंटर्स थे वो यहाँ टेस्ट नहीं परफॉर्म करते थे, सिर्फ सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद यहाँ RS पुरा या जम्मू आगे भेजे जाते थे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि यहाँ के लोग जो हैं उनको लैब एक मुहैया करवाई जाए। तो टेस्ट यहाँ सभी टाइप के जितने भी हैं, सब मेडिकल टेस्ट सभी होंगे यहाँ पर, और आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहती हूँ कि अब आपको RS पुरा या फिर जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं आपके घरों के पास में, घर के समीप ही जेनेक्स डायग्नोस्टिक्स करके लेबोरेटरी है, आप यहाँ आ सकते हैं। कौन कौन से टेस्ट है जहाँ पे होना संभव है? यहाँ सभी टाइप के हमारे पास मशीनें लगी हैं, सेल काउंटर है, एनालाइज़र है, यूरोमीटर है, ग्लूकोमीटर है, सभी टाइप के टेस्ट हैं, और 24/7 अवेलेबल रहेंगे, ऑल वीकडेज फ्रॉम 7 AM to 7 PM। चाहे वो बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी के टेस्ट हैं, या फिर जितने भी बाकी टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट, हार्मोन्स हैं, सभी होंगे। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और BPL राशन कार्ड के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के लिए परेड ग्राउंड में जनता की सुविधा के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। लेकिन यहां पर आए हुए बुजुर्ग लोगों ने यहां की हालत को अपने शब्दों में बयां किया और कहा कि कैंप तो लगाया गया है, लेकिन यहां पर एक ही अधिकारी उपस्थित है, दूसरा अन्य किसी भी विभाग से नहीं आया है। यहां पर आए हुए लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की लापरवाही का खामियाजा बुजुर्ग महिलाओं और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। महाराज असी आए दे असी पिलसन साड़ी बंद होई दी है, 6 महीने हो गया। आखदे ने असें कूपन सस्ते बनाओ ते फिर तुहाडी पिलसन लगनी है, ते इयां नहीं लगनी है। ते महाराज हुण कूपन साड़ा बने नहीं करदा, पिलसन लगे नहीं करदी। असी ना नट्ठने वाले ना भजने वाले, एक बंदा है, मैं इको जनी हाँ मैं, ते घरै वाला भी नहीं रहा दा। ते महाराज मेरा काम होना चाहिए। हाँ सारे का महाराज होना चाहिए, जिन्ने बजुर्ग आए दे ने बेचारे उनका सारे का महाराज काम होना चाहिए। कम मारे कदे आज 4-5 दिन हो गया, कदे उधर जाओ, कदे इधर जाओ, कदे उधर जाओ, कदे उधर जाओ। महाराज साडे कोल इन्ना नट्ठन भजन नहीं होए करदा, जां ते साडा काम होए ना, तां ते है ना होना चाहिए साडा काम। है कोई आए दे ने, कोई नहीं आया दा। बड़ी परेशानी है भाई, बड़ी परेशानी जी। कहाँ से आया और क्या परेशानी आ रही है? जवाहर नगर गली है, तालाब तोड़ जवाहर नगर गली से आए। यहाँ 5 दिन हो गया आते हैं,
यह कैंप लगा हुआ, कैंप पर ये फैलनी पूरी बन रही है। पेंशन की लगाने के लिए, जहाँ राशन कार्ड BPL बनाने के लिए यहाँ धक्का पर धक्का चल रहा है। बीमार पड़ गए हैं काम कर आकर। हमारा पेंशन नहीं लग रही, ना BPL का राशन नहीं बन रहा। काम हो रहा था आज? हाँ, हो रहा है। कोई आया भी नहीं, कोई आया है, कोई नहीं आया है। आधे लोग आए, आधे नहीं आए। हाँ, आधे आए हैं, आधे नहीं आए हैं। यहाँ पर धक्के पर धक्का लग रहा। यह 5 दिन हो गए रोज भाई खज्जल होती हुई। हाँ, कम से कम 200 बुजुर्ग होना। कल कम से कम 200-250, कल तो 300-400 ही। आज तो फिर भी कम है बहुत। कल बहुत है, धक्का पर धक्का चल रहा है 4 दिन। आज फिर भी थोड़े से कम है, फिर भी नहीं पूरी काम, हमारा काम नहीं बन रहा फैल फूल। क्या खा लेना? हाँ, क्या खा लेना? वहाँ एफिडेविट बनाओ तो फिर ये दिलाओ। इस पर मैं खबर फ़ोन करो, बोलो, फिर हमारा काम कर दो वही हमारा, फिर हम एफिडेविट बना देंगे। मेरा नाम सोनिया है, मैं मम्मी के साथ आई हूँ। मेरी मम्मा का नाम चंचला देवी है। तो हम सुबह से इधर खड़े हैं, इधर कोई तहसीलदार नहीं आया। खुद वो हार्ट के मरीज़ हैं, इतनी देर वो खड़े नहीं हो सकते। मैं खुद बीमार हूँ, उनको लेके आई हूँ, मैं खुद बीमार हूँ, मुझे खुद धड़कन तेज़ हो रही है मेरी। तो इधर कब तक वेट करेंगे? हम सुबह के यहाँ खड़े हुए हैं। किस काम के लिए आए थे? यही पेंशन के लिए। ना तो BPL राशन कार्ड बन रहा है हमारा, ना तो कुछ। कहाँ से आए आप? हम जानीपुर से। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि जिनकी पेंशन बंद हुई है, इनकी मतलब पेंशन आ जाए, ये फॉर्मेलिटी जो लग रही है वो लग जाए और राशन कार्ड BPL बन जाए। हाँ, कि आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये आगे बढ़ना चाहिए। अगर तहसीलदार साहब आएंगे तभी आगे ये काम होगा ना। तो ऐसे बेचारे लोग सभी ऐसे ही खज्जल हो रहे हैं इधर ही। अगर वो ही नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा? अब कब से खड़े हैं, बीमार है, कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेवार है? कितने लोग आए हुए यहाँ पे समय? हाँ, होंगे कोई 50 लोग होंगे, 50-60 होंगे। हाँ, बुजुर्ग भी हैं, उनके साथ भी आए हुए हैं सभी, कोई ना कोई उनके साथ आया हुआ है। बीमार हैं सभी अपनी अपनी जगह सारे, तो किसी न किसी को लेके तो आए हैं। बुजुर्ग कोई तो अकेले तो आ ही नहीं सकते वो। जिला प्रशासन रियासी में NHPC, पुलिस विभाग, CRPF, CISF और अन्य कई विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन कांसी पट्टा इलाके में किया गया। बारिश के समय सलाल डैम में गेट खोलने पर पानी में आने वाले बहाव से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दरिया चिनाब में बाढ़ आने पर किसी के उसमें फंस जाने पर उनको कैसे बचाया जाए उसके बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पानी के बहाव की चपेट में आने वाले लोगों को बचाव कार्य पर बचाने की प्रक्रिया की गई। SDRF की टीम के सहयोग से दरिया में फंसे लोगों को बाहर निकालना, उन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार देना और बाद में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाए जाने की प्रक्रिया की गई। Between NHPC, CISF and district administration, SDRF सब लोग मिल के एक एक्सरसाइज की गई है। देखिए जी, अभी क्लाइमेट चेंज का चलते कभी कभी फ्लड सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है। मानसून सीजन में कभी बारिश ज़्यादा होता है, कभी क्लाउड बर्स्ट होता है। तो इसके चलते जो हमारा शालाल पावर स्टेशन का जो गेट कभी खोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रन ऑफ द रिवर है, में स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं, तो काफ़ी पानी अगर पीछे से आ जाएगा तो गेट खोलना पड़ता है। इसके चलते जो डाउन स्ट्रीम का एरिया है, जहाँ पे रिवर का नज़दीक में जो विलेजेस है, तो विलेजेस का फ्लड का सिचुएशन आ जाता है। तो मेन मकसद ये रहता है कि जान माल का नुकसान ना हो, तो इसके लिए हम लोग पहले से अलर्ट करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कभी अगर बहुत ज़्यादा पानी आ गया और सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल हो गया, तो उस सिचुएशन में आदमी अगर कभी फंस गया रिवर के अंदर, कोई इंजर्ड हो गया, कोई फ्लड हो गया, तो इस कैसे लोगों को बचाया जाए, तो उसका एक एक्सरसाइज था। ये जो हमने तैयारी किया उसका उद्देश्य ही यही था कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो CISF केंद्रीय उद्योग सुरक्षा, जिसको हम देख रहे हैं, जो खड़े हैं, हम यहाँ पे सलाल पावर स्टेशन की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। और सुरक्षा के तैनात होने से हम एक पहले रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी इस तरह की यदि बात बनती है, जैसे साहब बता रहे थे कि पानी ऊपर से छोड़ा गया, बाढ़ की स्थिति नीचे इलाके में बनती है, जो कि एक रियल थ्रेट है, जो हम जानते हैं कि बरसात के दिनों में अक्सर हो जाता है। उससे निपटने के लिए हमारी कितनी तैयारी, उसको कुछ जाँचना था, देखना था। हम लोग अपने आपस में उसके लिए तैयारी किए थे। तो ये हमने ये देखा यहाँ पर जैसे कि पानी बढ़ा, हमने सबको सूचित किया, सभी एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करके रखा था। जैसे हमने फ़ोन किया, सब अपना रिस्पॉन्स किया उन्होंने,
और तैयारी आपने देखा होगा, जैसे अपने आप हम एक्सरसाइज कर रहे थे कि तैयारी ठीक है, संतोषप्रद है। हम लोग इसके निश्चित रूप से कोई इस तरह के चैलेंज आता है, नीचे के इलाके में पानी भरता है, तो हम लोग उसको रेस्क्यू करने में, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनको सही समय पर मदद पहुँचाने में, चिकित्सीय मदद पहुँचाने में, और भी कोई आवश्यकता इस तरह की होती है तो पूरी तरह से तैयार हैं हम लोग उसके लिए। उसी की तैयारी होती रहनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, समय समय पर छोटे छोटे लेवल पर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं। तरफ से डायरेक्शन था कि जितने भी हमारे ये हैं डैम्स हैं, बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें पानी की ज़्यादा होने की वजह से अगर कोई ऐसा रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़े तो उसके लिए मॉक ड्रिल कर लें। तो उसी के चलते ये आज CISF के इश्तराक से और NHPC और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर यहाँ मॉक ड्रिल किया है, जिसमें SDRF, CISF, NHPC के मुलाजमों ने शिरकत की है और हमें दिखाया गया है कि कैसे फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करने के बाद उनको फर्स्ट एड दे के हॉस्पिटल में कैसे भेजा गया है। इसके साथ ही जो लोग यहाँ मुतासर हुए हैं, जिनके घर पानी में आ गए हैं और रश करके वो किनारे पे आए हैं, उनको रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए हमने स्कूल में इंतज़ाम किया है और उनको वहाँ जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज है वहाँ वो प्रोवाइड की जाएंगी। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही है